हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 है मैथ का। तो कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीडियो हमने बहुत ही चेक किया प्लेलिस्ट में, लेकिन मिला नहीं। आप एक वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे ज़रूर बनाएं। तो उन्हीं के डिमांड को देखते हुए मैं लेकर के हाजिर हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और इसी बेसिक कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि युग्म क्या होता है, युग्म का मतलब क्या होता है। तो युग्म का मतलब हम लोग जोड़ा से बोल सकते हैं कि जोड़ा, और समीकरण युग्म का मतलब कि समीकरण का जोड़ा। यानी कि इस चैप्टर में हमें जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो दो समीकरण को मिलेगा, यानी कि उसमें दो समीकरण होंगे, यानी समीकरण का जोड़ा होगा। तो इससे ये बातें क्लियर होती हैं। तो अब समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में। तो बहुपद जो होता है, अगर उसमें बराबर करके कुछ लिखा हो, जीरो लिखा हो या कोई अंक लिखा हो, तो वो समीकरण बन जाता है। ये हमने बताया था। और बहुपद को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है द्विघात समीकरण चैप्टर में। ठीक है। अब रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी चर यूज होते हैं उनकी घात केवल एक होती है। यानी कि जो एक्स वाई जेड कुछ भी चर हो उसकी घात क्या होगी? सिर्फ एक होगी। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये चर अचर क्या होता है? जो भी संख्याएं होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो या मान लीजिए जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 6, ऐसे कुछ लिखा है। तो यहाँ पे देखिए जो ये एग्जैक्ट मान होता है, जैसे ये 5 है, 3 है, 6 है, ये हो गया है हमारा अचर। ये हो गया अचर। अब चर क्या होता है? चर संख्याएं जैसे एक्स वाई जेड हो गई, का खा गा घा अंगा हो गया, मतलब जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता ना हो। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी ऐसा कुछ दिया है, तो इसमें एक्स और वाई क्या है? चर संख्याएं हैं। और यहाँ ए और बी जो दिया गया है, ये हम मानते हैं ए बी दिया गया है, लेकिन ये बताया गया है यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जैक्ट मान लिखा रहेगा, 1 2 3 5 7 कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अचर वैल्यू रखी रहेगी और यक्स बाकी चर तो है ही है। और हम बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आरेख होता है वो एक सरल रेखा में होता है। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये सीधा सीधा ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कुछ भी होगा, मतलब कि एकदम सीधी रेखा में होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगी। तो अब इसको हल करने के नियम जो होते हैं वो 4 नियम होते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 नियम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए आप कि इसमें जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसमें आपको दो समीकरण देखने को मिलेगा, और ये दो समीकरण देखने को मिलेगा और तीसरा आपको जिसका मान निकालना होगा वो देखने को मिलेगा। तो इसमें हम दो रेखाओं की बात करेंगे। तो इसमें समीकरण युग्म बोला ही है, तो यानी कि दो रेखाओं की इसमें हम लोग बात करेंगे। अब इस समीकरण को हल करने की जो विधियां होती हैं, ग्राफीय विधि होती है, विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है और वज्र गुणनखंड विधि होती है। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग, एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये ग्राफ बन गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स डैश और ये वाई डैश। तो यहाँ पे दो रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वहीं पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो ये होती है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन और विलोपन विधि क्या होता है ये देख लीजिए आप। विलोपन विधि में किसी एक पद का विलुप्त हो जाना, किसी एक पद का विलुप्त हो जाना विलोपन विधि कहलाता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए 8 दिया गया है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। ये समीकरण दिया गया है। अब इसको समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो विलुप्त हो गया एक पद, यहाँ पे विलुप्त हो गया। बचा क्या? 2x इक्वल टू 10, और यहाँ से फिर x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ है, एक पद विलुप्त हो गया है। जब एक पद विलुप्त करके हम लोग इसको
हल करते हैं, देखिए एक रैखिक समीकरण ये है, एक रैखिक समीकरण ये है। कैसे पता रैखिक है? इसमें जो घात दिए गए हैं सब क्या है? एक है। x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। रैखिक कैसे है आप जान ही गए हैं। तो बाकी अब रैखिक क्यों है? क्योंकि घात क्या है? एक है। द्विघात होता तो घात दो होता, हाईएस्ट घात दो होता। त्रिघात होता, त्रिघात समीकरण, तो हाईएस्ट घात तीन होता। तो यहाँ पे ये रैखिक समीकरण है और दो समीकरण दिए गए हैं, तो ये रैखिक समीकरण का युग्म हो गया है। समीकरण किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि बराबर करके कोई ना कोई संख्या लिखी गई है, अंक लिखा गया है। ठीक है, तो जब एक पद विलुप्त करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो ये विलोपन विधि कहलाता है। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे कि कोई समीकरण दिया गया है, मान लो प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को स्थापित कर देना प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8, वही वाला इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, और x माइनस वाई बराबर 2, ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर हम लोग किसी एक पद को विलुप्त कर देंगे तो ये विलोपन विधि हो जाएगा, लेकिन हमें प्रतिस्थापन यानी किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को स्थापित कर देना होता है। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल ले, x बराबर कितनी हो जाएगी? 8 माइनस वाई। तो x बराबर 8 माइनस वाई हो गई। अब इसकी वैल्यू आप समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में ले जाकर के रख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 8 माइनस वाई, और फिर ये वाला माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? 8 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा? 2y अगर हम लोग उधर भेजे और इसको इधर भेजे तो 8 माइनस 2 इक्वल टू, ये वाला 2 इधर आ गया, बराबर 2y। तो 8 माइनस 2 इधर घट गया तो कितना बचा? 6 इक्वल टू 2y, 2 से ये कट गया, 2 3 6, तो 3 इक्वल टू y। तो यहाँ से y का मान आ गया। तो मतलब किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को रख देना। जैसे यहाँ पे देखिए x था, हमने x की वैल्यू निकाल लिया, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इस x की वैल्यू को हम ले जा करके यहाँ पे रख दिए तो ये y के रूप में एक समीकरण बन गया। तो जब ये y के रूप में एक समीकरण बन गया तो स्थापित कर दिए x के स्थान पे, देखिए y के रूप में स्थापित हम लोग कर दिए, यानी x का जो मान आएगा उसमें हम लोग y को स्थापित कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ से y का मान जो निकला है उसको ले जाकर के किसी भी समीकरण में 1 में 2 में रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो चौथा है वज्र गुणनखंड विधि, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है वज्र गुणनखंड विधि। अब मान लीजिए जैसे दो समीकरण दिया गया है, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, या ऐसे कुछ दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक, तो ये दो समीकरण हो गए। अब इसमें a b c क्या है आप जानते हैं, द्विघात समीकरण में पढ़े हैं। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। इसको हम लोग बराबर के इधर ले आ देंगे। ठीक, इधर लाएंगे, ये -7 इक्वल टू 0, इसको भी -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? a2, ये यहाँ पे x के पहले कितना है? 1 है, तो a2 बराबर 1, इधर क्या है? 1 है, तो b2 बराबर 1, और इधर क्या है? c2 बराबर कितना? -1। तो इस तरीके से a1 b1 c1 इन सब का मान हम लोग निकाल लेंगे। और मान निकालने के बाद ऐसे हम लोग एक सारणी टाइप का या ग्राफ टाइप का, जो भी कह लीजिए, सारणी टाइप का ऐसे बनाएंगे। इधर x लिखेंगे, इधर y, इधर 1, फिर इधर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इस तरीके से लिख लेंगे। और इसके बाद ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे, ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद बटे करके लिख देंगे। x के बटे में b1 c2 और माइनस, फिर ये b2 c1, फिर इधर c1 a2 और इधर c2 a1 बराबर ये वाला 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से करके लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप इसको और इसको ले लीजिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए, फिर एक बार आप इसको और इसको ले लीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आपको दो समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको दो समीकरण मिल जाएगा, या फिर यहाँ से आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उस तरीके से आप हल कर सकते हैं।
अब देखिए, हल करने से पहले क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है, तो ये थी विधियाँ इनको हल करने की। ग्राफी विधि भी देख लेते हैं। ग्राफी विधि में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया था और x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया था। तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे x और ये y एक सारणी बना लेते हैं, x और y लिख लेते हैं, और फिर 2 बार या 3 बार इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे अपनी मर्जी से ही हम लोग रख देते हैं। अभी एक ही समीकरण को लेके देखते हैं, सेम उसी तरीके से दूसरा समीकरण भी लेंगे। तो जैसे x और y हो गया, तो ग्राफी विधि में अपने आप रख दीजिए, x के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो y कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। अब y के स्थान पे अगर हम लोग 0 रख दें, या मान लीजिए y के स्थान पे हम लोगों ने 2 रख दिया, सॉरी y के स्थान पे 2 रख दिया, तो x के स्थान पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। फिर अगर हम लोग यहाँ पर x के स्थान पे मान लीजिए 3 रख दिए, तो y के स्थान पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। अब इसी को हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ में इसको हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। तो 0 6 3 3 6 सभी को करके जब हम लोग एक रेखा खींचेंगे, x और y का मिलाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। और जब ये एक रेखा प्राप्त होगी, और ये सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। इसी तरीके से हम लोग जो दूसरा समीकरण भी अपनी मर्जी से 0 1 2 करके देखेंगे, तो ये भी एक रेखा प्राप्त होगी, और वो जिस स्थान पे कटेंगे वहीं पे x और y का मान प्राप्त होगा। अभी तो हम लोग बेसिक ऐसे नॉर्मली देख ले रहे हैं, बाकी डिटेल में हम लोग बाद में देख लेंगे। तो अभी केवल मैं बता रहा हूँ कि ग्राफी विधि कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 समीकरण दिया गया है और पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि क्या ये हल होगा या नहीं हल हो पाएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 समीकरण दे देगा, 2 रेखा दे देगा, एक रेखा ये एक रेखा ये, और पूछ लेगा कि इनके कितने हल होंगे, यानी कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, हल हो सकता है कि नहीं, प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर समांतर होंगी या संपाती होंगी, पूछ लेता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से a1 a2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेंगे, और a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करके हम लोग देखेंगे। अगर a1 बटे a2 की जो वैल्यू आती है, अगर वो b1 बटे b2 की वैल्यू नहीं आती है, मान लीजिए a1 बटे a2 2 आया, b1 बटे b2 3 आया, तो ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, और जब प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो इनका केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल, इसका दूसरा कोई हल नहीं है, केवल एक मान आएगा, एक मान x का, एक मान y का। और अगर a1 बटे a2 बराबर मान लीजिए 2 आ गया, b1 बटे b2 बराबर भी 2 आ गया, c1 बटे c2 बराबर 3 आ गया, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों एक दूसरे को कहीं पे टच ही नहीं करेंगे, तो इनका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों रेखाएं कहीं पे नहीं मिलेंगी, समांतर है, इनका कोई हल ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है। फिर तो अब संपाती कब होंगी, जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए तो उसको हम लोग संपाती बोलते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हर जगह पे x और y का मान मिलता है, हर जगह पे ये एक दूसरे को हर जगह पे टच करते हैं। तो इस कंडीशन में इनके अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ऐसा कब होता है, जब a1 बटे a2, यानी कि मान लीजिए a1 बटे a2 2 आ गया, b1 बटे b2 भी 2 आ गया, c1 बटे c2 भी 2 आ गया, तीनों बराबर हैं, तो हम लोग बोलेंगे संपाती हैं ये। और संपाती हैं तो इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से, यानी कोई सीमा ही नहीं, बहुत सारे हल होंगे। तो ये चीज़ हो गया। और देखिए यहाँ पे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का इसमें जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो इसी टाइप से दिए गए होंगे कि इसमें 2 कथन आपको मिलेगा, यानी कि इसमें आपको देखने के लिए 2 कथन मिलेगा। कथन 1 प्रश्नानुसार बोल देगा, फिर प्रश्नानुसार 2 बोलेगा, फिर एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि 3 चीज़ें इसमें होंगी। 2 कथन होगा और तीसरा हमें x और y का मान निकालने के लिए बोलेगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया जाए कि राम और श्याम 2 चीज़ें हो जाए, यानी कि 2, एक राम हो गया और एक श्याम हो गया।
क्वेश्चन में बोल देगा कि राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है। क्या बोल दिया? राम की आयु मान लेते हैं x है और श्याम की आयु मान लेते हैं y है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है, यानी राम की आयु दुगनी है। तो अगर अब हमें समीकरण बनाना हो गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बराबर हमें लगाना पड़ेगा समीकरण बनाने के लिए, तो बराबर लगाएंगे। तो अभी तो बराबर है नहीं, राम की आयु तो दुगनी है ना श्याम की आयु से, यानी कि श्याम की आयु अगर 3 वर्ष है तो इसकी 6 वर्ष है, तो राम की आयु दुगनी है श्याम की वर्ष से। अगर हमें समीकरण बनाना है तो बराबर लगाना पड़ेगा, तो बराबर कब आएगा? जब उस 2 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे, तभी तो 6 बराबर 6 होगा ना। इसमें नहीं गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एक राम है और एक श्याम है, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है, तो राम की आयु दुगनी है श्याम की आयु से, तो अगर इसका भी दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ पे बनेगा। अब मान लीजिए एक जैसे क्वेश्चन बोल दे कि राम और श्याम की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 20। ठीक, इस तरीके से बनेगा। तो हमें 2 समीकरण मिल जाएगा और हमें x और y का मान निकालना रहेगा। यही पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, और बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। तो डिटेल वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे, बाकी अभी बेसिक हम लोग देख ले रहे हैं, और बेसिक से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।